कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट दूसरा 2024-25 हिस्सा दुवम उर्दू में तर्जुमा और सवालात 24 ता 38 तक के लिए हल। 24 में से या बचपन की शादी के अहम वजूहात या असबाब क्या हैं? तो हमारा मुतवक्का जवाब कुछ इस तरह से है कि बचपन की शादी का पहला सबब जिनसी अजियात हैं। ये माना जाता है कि लड़की दूसरे घर जाने वाली है और इसको जल्दी शादी करके रवाना करना ही बेहतर है। बचपन की शादी की एक वजह लड़का लड़की के दरमियान इम्तियाजी सुलूक का नतीजा है। दिलचस्प की बात यह है कि बच्चों की शादियां फिर से बच्चों की शादियों को जन्म देती हैं। जो लोग बचपन की शादियों से गुजरते हैं वो अपने बच्चों की जल्द शादी करवाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, बचपन की शादियों की एक अहम वजह तालीम की कमी भी है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते इनको जल्दी शादी हो जाती है। आमतौर पर अगर कोई लड़का लड़की 10वीं जमात तक के तालीम हासिल करते हैं तो उसकी शादी उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो 18 साल की उम्र न पहुंचे। स्कूल जाने वाले लाइना मार लग फिरने वाले भी बड़े क्या करेंगे घर में, कर को देख छोड़ते हैं। इसीलिए बच्चों की शादियों की रोकथाम में तालीम का बड़ा अहम किरदार है। नेक्स्ट है कानून का सही निफाज न होना। स्कूली तालीम में कानूनी फराहमी का निफाज बच्चों के हुकूक के निफाज की और कम्युनिटी और अवाम की शराकत का फुकदान है। बच्चों की तरक्की के प्रोग्राम बच्चों की शादी के सिलसिले की क़ियादत के तौर पर गालिब हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3 मार्च के लिए कुल 9 सवालात होंगे। तो इसमें से पहला 25 सत्यशोधक समाज के इस्लाहात क्या हैं? मुतवक्का जवाब, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले या ज्योतिबा गोविंदराव फुले के जरिए से 1873 में पुणे शहर महाराष्ट्र में कायम किया गया। समाज ने खवातीन और निचली जात के लोगों के लिए तालीम को फरोग दिया। समाज का मकसद पसमानदा ग्रोहों को समाजी हुकूक और शहरी आज़ादियों तक रसाई फराहम करना। समाज ने जात पात के निज़ाम और समाजी व इक्तसादी अदम मसावत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की। जात पात पर मबनी और मजहबी इस्तेहसाल को मुस्तरद करना। आप इसको पॉइंट्स बनाकर लिखिए, मैंने इसको स्टोरी की तरह रख दिया है। 3 मार्क्स का अगर आप कम से कम 7-8 पॉइंट्स लिखना जरूरी है। समाज ने इस बात पर जोर दिया कि हर कोई एक खुदा का वारिस या बच्चा है और इस खुदा की इताअत और खिदमत करनी चाहिए। फुले की तसनीफात अहम सार्वजनिक सत्य धर्म गुलामगिरी से आम लोग मुतासिर हुए इनके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 26 बक्सर की जंग के नताइज क्या निकले। तो ऑप्शंस हैं यहाँ मुतवक्का जवाब है। पहला, कंपनी को बंगाल की दीवानी के हुकूक अता किए। शाह आलम दोम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 26 लाख रुपए लेकर शाह आलम ने बंगाल को अपने हुकूक खो दिए। तो दीवानी के हुकूक का मतलब टैक्स उसूल करना। बाद में शानी के हुकूक क्या कर को पूछना। तीसरा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने कंपनी को जंग के मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए अता किए। और चौथा जो है, मीर जाफर की वफात के बाद कंपनी ने इसके बेटे को वजीफा देकर बंगाल के मुकम्मल इंतजामिया को अपने कब्जे में ले लिया। बक्सर की जंग ने साबित कर दिया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध अंग्रेजों से कोई नहीं था। तो उसके बाद की भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 मार्च का है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में 2 अमली हुकूमत जारी की, जिसके मुताबिक अंग्रेजों ने लगान की उसूली जारी रखी, जबकि नवाब इंतजामिया, अदलिया और दीगर इंतजामी उमूर को निभाने लगे। इस तरह से अंग्रेज अपनी तिजारती दिलचस्पियों के साथ सियासी उमूर में भी अपनी इजारादारी हासिल कर ली। आफ्टर द बक्सर। नेक्स्ट 27 नाखवानदगी को दूर करने के लिए हुकूमत हिंद ने मेहनत कर रही है। जवाब पेश करें। बहुत फुल कर रहे हैं हुकूमत हिंद। 2001 से मुतवक्का जवाब, 2001 से मुल्क भर में 6 से 14 साल की उम्र के तमाम बच्चों की मुफ्त तालीम के लिए सर्वशिक्षण अभियान प्रोग्राम को जारी किया गया है। इसके तहत लड़कियों और माजूरों और औरतों की बेदारी के लिए तरजीह फराहम करने के वास्ते तालीम दी गई है। नाखवानदा लोगों को ख्वानदा बनाने के लिए हुकूमत हिंद ने
1988 में कौमी तालीम बालिगा मिशन को कायम किया। ख्वानदा हिंदुस्तान 2009 जैसे प्रोग्राम के जरिए से नाख्वानगी को दूर करने के लिए भी इक़दामात अपनाए गए हैं। हाल ही में दस्तूर हिंद की 21वीं दफ़ा के तहत तालीम के हक को एक बुनियादी हक बना दिया गया है। 2009 में मुल्क भर में तालीमी हक के कानून को जारी किया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए लाजमी और मुफ्त तालीम का निफाज किया गया है। आपने सुना होगा RTE 2009। 28 गैर मुनज़्ज़म मजदूर किन मसाइल का सामना कर रहे हैं? तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है उनके जो मसाइल हैं वो लिखना है आपको। या तो कंपनी में नहीं काम करना, बहुत सिंपल से है। यहाँ पर देखिए उसको उलट लिखेंगे आप, उनके जो सहूलियात हैं उसका उलट। किसी भी कायदा कानून या किसी तंजीम के मातहत मुख्तलिफ कामों काज में खुद को शामिल करते हुए रोजाना की उजरत या इस जैसे नफा बख्श काम करने वालों की गैर मुनज़्ज़म मजदूर कहा जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन क्यों बोले तो 3 मार्क्स का है। पॉइंट्स ने कहा गैर मुनज़्ज़म मजदूर के काम करने के इलाके बहुत ही वसी है, सरकार के मातहत नहीं होते, ये प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेटाइजेशन। गैर मुनज़्ज़म मजदूर की मेहनत का कोई मुनज़्ज़म कानून या कायदा नहीं होता, इनकी मेहनत के मुकाबले में कम मजदूरी दी जाती है, इनको किसी मुफ्त तिब्बी सहूलियतें नहीं मिलती, इनके रोजगार का कोई तहफ़्फ़ुज़ और मुकर्रर तनख्वाह और भत्ता की सहूलियत नहीं होती। बाज़ औक़ात गैर मुनज़्ज़म मजदूरों को कारोबारियों के जरिए हिरासा किया जाता है। तो पॉइंट लिखे तो आप बस। नेक्स्ट आसान सा सवाल 29 हिंदुस्तान की मशरिकी साहिली बंदरगाहों के नाम बताइए। तो जस्ट को आपको फहरिस्त के तौर पर उन्होंने हीरो है हमारा CCTV, इतना भी याद रखेंगे तो आपको आराम से इनके मुकम्मल नाम याद रखोगे निमोनिक्स के तौर पर। पहले जो है तुतिकोरिन या तुतुकुरी, दूसरा चेन्नई एक्सप्रेस, तीसरा विशाखापट्टनम, चौथा प्यारादीप और 5वां कोलकाता। और ये हाल्दिया आने से बाल्दिया है, हल्दिया। नेक्स्ट 30 देखो ये आसान सा, ये सेट थोड़ा सा आसान सा निकाला है। ये सेट पहले का थोड़ा क्या होने दकीकियत की सतह में जरा ज्यादा ये पूछा था मुश्किल, अब आसान लग रहे हैं सारे सवाल। अहद माविनत के शराइत की वजाहत कीजिए। तो शराइत कुछ इस तरह से हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज ये लिख देना चाहिए शुरुआत में कि ये लॉर्ड वेलेस्ली के जरिए से नाफिज किया गया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे हिंदुस्तान का हुक्मरान अंग्रेजी फौजी दस्ते को अपनी रियासत में मुकीम रखना था। शराइत में से फौज की तनख्वाह और अखराजात को मुतल्लका हुक्मरान ही को बर्दाश्त करना पड़ता था और मुकर्रर लगान के इलाके को छोड़ना पड़ता था। तीसरा, हुक्मरान के दरबार में एक अंग्रेजी अफसर जिसे रेसिडेंट को रखना था। चौथा, अंग्रेजों की इजाजत के बगैर हुक्मरान अपने दरबार में किसी भी यूरोपी का तकर्रुर नहीं कर सकते थे। पांचवा, देसी हुक्मरान से ताल्लुकात या किसी भी हुक्मरान से जंग करना हो तो अंग्रेजी गवर्नर जनरल की इजाजत लेना जरूरी था। 16, इन तमाम खिदमात के बदले में कंपनी से इस रियासत के अंदरूनी और बैरूनी जहरियत से हिफाजत मिलती बराए नाम। जो खुद जहरियत वो अपना रहे। नेक्स्ट 30, कृष्णराज वडियर चहरुम के कारनामों की वजाहत कीजिए। यहाँ में से ये रिपीट हुआ है सवाल, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। उसमें पहले सेट में के जवाबात मुकम्मल जवाबात हैं। नेक्स्ट है 31, मिट्टी के कटाव को हम किस तरह रोक सकते हैं? तो जो तजावीज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं। काश्त के लिए पहाड़ों की ढलवानों पर जमीन को उफकन जोतना है, फर्स्ट। अडड उदुद। दूसरा, कताओं के एतराफ बांध बांधना है जो कॉर्नर्स हैं। ज़राई जमीन को मरहलावार फरोग देना। चौथा, जंगलात के कटाव को रोकना और जंगल बानी की अफजाई करना। पांचवा, मवेशियों के चरवाने पर कंट्रोल रखना। छोड़ को बैठ छोड़ते हो तो उनको कौन पूछने वाला करने वाला नहीं चले गए तो मालूम होता है एक बार। छठा, पानी का मंसूबा बंद इस्तेमाल करना। हमारे यहाँ कैनल से पानी आएगा तो छोड़ को झाड़ नीचे सोख छोड़ते हैं, दूसरा खेत में गया था भी पानी। सातवां,
चेक डैमों की तामीर करवाना। अब उसी में से या का ये सवाल है कि हिंदुस्तान की माशी तरक्की में ज़राअत अहम रोल अदा करती है कैसे। देखिए एकदम सुपर क्वेश्चन, ज़राअत पर ज़्यादा फोर्स किया गया है। लास्ट टाइम के इसी सबक से भी एक दो सवाल आता है। ज़राअत इक्तिसादी तरक्की के लिए बहुत से तरीकों से अहम है, मुख्तलिफ तरीकों से यह अहम है। क्यों? और एक इसमें क्या बोले तो 70% से ज़्यादा लोग ज़राअत पर मुनहसिर हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बशमूल ज़राअत रोजगार का एक बड़ा जरिया है, खास तौर पर दही इलाकों में। ज़राअत सनतों जैसे खुराक और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए खाम माल मुहैया करती है। मिसाल के तौर पर मक्का को खाने और इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक किस्म का ईंधन है। ज़राअत बैनुल अक़वामी तिजारत में अहम किरदार अदा करती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, चीनी, काजू और मसाले जैसे ज़राई मसनूआत की बरामदात के साथ। ज़रा मुल्क की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू पैदावार में हिस्सा डालती है। GDP में बहुत बड़ा हिस्सा इसका होता है। ज़राअत माशी डिप्रेशन के दौरान भी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात को पूरी करती हैं। मईशत अगर हमारी गिरती भी है तो उस वक्त में ये हमारी जितनी बुनियादी ज़रूरतें हैं पूरे करते हैं, जिससे क्योंकि जो शेयर मार्केट के ऊपर जो डिपेंडेंट हैं वो तो क्रैश होकर चले जाएंगे, जिससे मौसर मांग पैदा होती है। ज़राअत दीगर इक्तिसादी शोबों जैसे नकल हमल, मवासलात, बैंकिंग, इंश्योरेंस और अंदरूनी तिजारत की तरक्की मदद करती हैं। ज़राअत दही तरक्की और बहबूदी को बेहतर बनाने और दही और शहरी इलाकों के दरमियान आमदनी के तफावत को कम करने में मदद कर सकती हैं। इतना आप आराम से जवाब लिख लेंगे। अब ये 32 का या में से बराए रास्त टैक्स या बिल वास्ता टैक्स किसे कैसे मुख्तलिफ है, यानी आपको फ़र्क लिखना है। इसलिए इसमें आप इसके आपके पेपर के दो हिस्से कर को भी इसमें फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वहाँ पर डाल सकते हैं, या तो पहले आप बराह रास्त डायरेक्ट टैक्स लिखेंगे उसके खुसूसियात, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे। हुकूमत जिस पर टैक्स आयद करती है यानी डायरेक्ट टैक्स बराह रास्त, अगर वही उस टैक्स को अदा करे तो इसको बराह रास्त टैक्स कहते हैं। इन टैक्सों के बोझ को तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी दूसरों पर इसे कंधों पर नहीं डाला जा सकता। आमतौर से अफराद, ये देखो कौन नौकरी करने वाले अफराद, इदारे, इंस्टीट्यूट्स जिसे बोलते हैं, अंजुमनों को मिलने वाली आमदनी और जायदाद पर आयद की जाने वाली टैक्स को बराह रास्त टैक्स कहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, ये सब क्या कहते हैं डायरेक्ट भरना पड़ता वो मुंसलिक कंपनियां। अहम रास्त टैक्स ये हैं जैसे आमदनी की टैक्स, कंपनी की टैक्स, जायदाद की टैक्स और स्टैंप ड्यूटीज। स्टैंप ड्यूटीज को कौन लेते हैं वो पेपर है उन्हें भरना। सो बिल वास्ता टैक्स यहाँ पर ये इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं, यानी यहाँ पर दूसरों पर हमें पास कर सकते हैं। अगर हुकूमत से आयद करदा टैक्स के बोझ को दूसरों पर भी तब्दील करने का इम्कान है तो इसको बिलवास्ता टैक्स कहते हैं। आमतौर पर बिलवास्ता टैक्स अशिया और खिदमात पर आयद की जाती है। जैसे हमारे यहाँ GST है ना, होटल में चाय पिए तो भी गवर्नमेंट को टैक्स देने का, ऐसा लगता है कि साथ में बैठ को उन्होंने भी खा रहे हैं, बेटन वहां भी खाते हैं, हमारे साथ भी खाते हैं। मिसाल, अशिया और खिदमत की सनतकारी के वक्त हुकूमत सनतकारों पर टैक्स आयद करती है। सनतकार टैक्स को ताजिरों पर तब्दील करता यानी पास करता है, उनके ऊपर तब्दील करता है, तो और आखिर में ताजिर इसको इस बोझ को सारिफिन पर वो वहां पास करते हैं, तब्दील कर देते हैं। यानी पहले फैक्ट्री वाला होलसेल खरीदने वाले के ऊपर टैक्स डालता है, होलसेल खरीदने वाला रिटेल वाला के ऊपर, रिटेल वाला हमारे के ऊपर सार्फिन पर डालता है। इसका मतलब ये हुआ कि सनतकार पर टैक्स लगाने से इसका बोझ सारिफिन पर पड़ता है। इनडायरेक्ट मरकजी हुकूमत में आयद की जाने वाली अहम बिलवास्ता टैक्स में से मरकजी चंगी टैक्स, जिसे हमें ICS बोलते हैं, या तो सेंट्रल टैक्स, दरामदात और बरामदात, जितने भी हम चीज़ें बाहर से मंगा ले रहे हैं उस पर भी है, जितने यहाँ से भेज रहे हैं उस पर भी है। मुलाजिमती टैक्स, यो मुलाजिमतों को तो छोड़ते चले नो, गैर मुल्की सयाहों पर आयद की गई टैक्स। तो इस तरह से यानी हम वीज़ा लगाने के वास्ते लेते हैं ना पैसा हो, और जो बाहर वालों को यहाँ पर लेने गए तो चीज़ों के खास करके फीस वगैरह ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट 33, बैंक का खाता खोलने से होने वाली सहूलियात कौन कौन से। इसमें बैंक में से एक दूसरा सवाल आया था लास्ट टाइम में, शायद गलीबन यही था वो भी। बैंक खाता में पैसों की हिफाजत होती है, बिल्कुल सही है। घर में रखे तो तुम्हें उलंग जाने के बच्चे उठा लग जाते हैं ना। बैंक खाता रकम की अदायगी के लिए
साजगार है। ये देखो, ये बैंक खाता रकम की अदाई, अगर आपको किसी को रकम को अदा करनी है महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो अच्छा है। बैंक खाते से पैसे वसूल करने में मदद देता है। बैंक खाते से कर्ज और पेशगी हासिए ऐसो एडवांस जिसे बोलते हैं हम हासिल कर सकते हैं। तो हम बैंक के जरिए, अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको पेशगी की रकम दी जाती है 15 दिन के लिए या तो कुछ और ज़्यादा अरसे के लिए। कर्जा तो मिलता है, आपको मालूम है। बैंक खाता बआसानी मालियात कारोबार फराहम करती है। ट्रांजैक्शन जिसे बोलते हैं लेन देन का। बैंक खातादारों को महफूज डिपॉजिट लॉकर्स की सहूलियत भी मिलती है। आपके क्या भी जायदाद वैल्यूएबल पेपर्स हैं तो उसको आप एक वहाँ लॉकर से ले सकते हैं, एक साल का किराए के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या और भी क्या है। आप ऑनलाइन चेक के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए से भी अदायगी कर सकते हैं। अगर बैंक में आपका खाता है तो आप ये सारी सहूलियत कर सकते हैं। आप सब मालूम है ना, वो पे, ये पे, जी पे, फोन पे। रासा आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और स्टोर्स पर भी अदायगी कर सकते हैं। अगर आपका बैंक खाता है तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। बचत अकाउंट्स के वक्त के साथ सूद हासिल कर सकते हैं। तो वैसे तो करंट अकाउंट या तो चालती खाता के अलावा सारे अकाउंट्स में हमना सूद मिलता है, जो आपके पैसों को बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन हमना वो हराम है। या बासलाहियत कारोबारियत के खुसूसियात क्या हैं, तो यहाँ पर हमारे वहाँ एकदम शॉर्ट्स पॉइंट्स हैं, इसको आप जरा देख लें। ये नुकसान का लिए तैयार रहना इन्हें पहले। बासलाहियत कारोबार क्यों बोले तो खुद से इन्हें पैसा डाल को या तो सरमाया इकट्ठा कर को कर रहा है, तो नुकसान भी आप खुद उठाना। कामयाबी की हौसला अफजाई, और जो कुछ भी हम उनके एम्प्लॉयज हैं उनके हौसला अफजाई करें। बाज़्म होना चाहिए इसको, इन आगे का अच्छा खासा मोटिवेटर और इंस्पायर्ड होना इन्हें। तंजीमकार हो और अच्छा सबको ले को चलने वाला हो। जिद्दत पसंदी हो, नया करने का सोना। वो 1857 को लेको बैठने का नहीं। मसाइल के हल करने के अंदर इसके अंदर खुसूसियत रहना। मकासद के हुसूल के पीछे लगे रहना, इन्हें टाइम पास करते रहने का नहीं। कायदाना सलाहियत रहना, लीडर रहना, जिम्मेदारी को अपनाते रहना और फैसला साजी, डिसीजन मेकिंग भी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। वो भी इन्हें अच्छा खासा इसमें 5 रोमन अदद हम 5 देंगे। दर्ज झील के सवालात के जवाब 8 या तो उन्होंने 8 कर बोलती हूँ तो मैं 10 लिखने का उनका सुने करके, तो हमारे वो मुमतहिन मास्टरा मार्कसन देते नहीं। देखो तो ये जैसे कि मालूम है आपको 4 रहते हैं 16, तो 16 मार्च के लिए देखेंगे। तो पहला 34 से हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का किरदार एक अहम संगे मील है, जवाज पेश करें। पत्थर रखने जोनों को संगे मील करके तो बहुत अहम है कर को। तो मुतवक्का जवाब, हिंदुस्तान के इनकलाबी मुजाहिदीन आज़ादी में सबसे ज़्यादा नुमायां सुभाष चंद्र बोस थे। तो आपको लिखना कि हजरत इंतहा पसंद या अतदाल पसंद या तो इनकलाबी थे, तो आपको आप इनकलाबी थे। इनको नेताजी के नाम से मकबूल हुए। ये बैरूनी ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानियों को मुनज़्ज़म करने और इन्हें मुसल्लह करने, यानी हथियार चलाने सिखाने, ट्रेनिंग हथियारों की 1934 में जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कायम किया। 1938 में गांधी जी की हिमायत से इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा सेशन के सदर बने। 39 होना है, पहले का 39 होना, ये 38 अब नेक्स्ट। कांग्रेस की त्रिपुरा इजलास में गांधी जी की मुखालिफत के बावजूद भी आप कांग्रेस के सदर बन बढ़े। नेताजी ने कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि जो पॉलिसियां गांधी जी के तरीके कार थे उसे वो बेजार थे, यानी वो कानून के चौकट में रहकर स्लो अहिंसा वो बोल रहे थे, तो हजरत को पसंद नहीं आया, क्योंकि आप हथियार से अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे। छोड़कर एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए जर्मन डिक्टेटर यानी आमिर हुक्मरान हिटलर से भी मदद तलब की। अजी हिटलर अंग्रेजों का दुश्मन ना जी, तो हमारा दोस्त हुआ, अंग्रेजा हमारे भी दुश्मन। आजाद हिंद फौज की रहनुमाई की। ये रास बिहारी बोस इसको बनाते हैं, बाद में इसको हैंड ओवर इनके कर देते हैं। दिल्ली चलो का नारा दिया इन्होंने, अब क्या कर को दिल्ली से लेने का है। बोस ने हिंदुस्तानियों पर जोर दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें इसके आज़ादी दूंगा। तो उसके आजकल भी नारा चल रहा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम में बहुत सारे लाइक्स दिलाऊंगा। अंग्रेजों और इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों की खौफनाक जंग छिड़ गई। इसी दौरान वहां पर दूसरे अंग्रेजों और उनके दरमियान में छिड़ी। इसी दौरान बोस एक हवाई हादसे हिलाक हो गए, एक मुजाहिद आज़ादी शहीद हो गए। नेक्स्ट है 35 जंगलात की अहमियत की तशरीह कीजिए। इस पर भी सवाल बना है लास्ट पेपर में। जंगलात देखो इंपॉर्टेंट है। जंगल इंसान और
माहौल दोनों के लिए एक अहम जरिया है, इनकी अहमियत मंदरजा झेल है। ये तो पहले इंपॉर्टेंट लिखना, फिर उसके बाद में पॉइंट्स डालते लिखना, नहीं तो उससे पहला भी पॉइंट डाल चलता। साफ और पाक हवा, खुराक, चारा फराहम करते हैं, किसके लिए? इंसान और जानवरों के लिए। चारा कहाँ खाती हैं जी, हमें कर पूछूं। ये अच्छी मुनासिब यानी बारिश बरसाते हैं, और ये बेटी हो या मिट्टी होने का, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। क्या बुड्ढे हुए हमें भी जरा पेंटिंग में। चौथा, ये हैवानात और परिंदों के लिए पनाहगाह का जरिया है। अद्वियाती पौधे वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखो। सयाहों के लिए अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, ये रोजगार के मौके फराहम करते हैं, और ये माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। नहीं तो देखिए ना, गए बार गर्मी क्यों हुई थी, रमजान के रोजे, ये बार भी हम चुनने वाला है, पूरा माहौल का तवाज़ुन बिगड़ को बैठा है, इसीलिए जंगलात जरूरी है। नेक्स्ट 6 अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल के साख्त तो ढांचे और अफ़ाल की वजाहत कीजिए। देखिए, ये सलामती कौंसिल के बारे में पूछ रहा है ना, यूएनओ का सिक्योरिटी कौंसिल। यस, सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे अहम इदारा है, और इसको अक़वाम मुत्तहिदा का काबीना भी कहा जाता है। काबीना ये मिनिस्ट्री है या पूरे वर्ल्ड के। सलामती कौंसिल के 15 मेंबरान हैं, इसमें से अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन मुस्तकिल मेंबर हैं। इंडिया लिखती हैं जरा जने तुम्हें फेसर याद रखने का, नहीं तो फ्रांस याद रखने का, वो निमोनिक्स में सभी नामा है। जबकि 10 मेंबर आर्जी हैं, जिनको 2 साल की मियाद ये अक़वाम मुत्तहिदा की आम असम्बली मुंतखब करती है। ये तमाम ममालिक दुनिया के जोग्राफियाई हिस्सों की नुमाइंदगी करते हैं, यानी हर बर्र-ए-आज़मों से, हर ममालिक से यहाँ पर लोग भेजे जाते हैं। मतलब क्या बोले तो वो पूरे एरिया, बड़ा एरिया कवर करता। अभी सर 5 जने कहाँ हैं जी, सब जने ज्यादातर कहाँ हैं तो यूरोप के, चाइना जी, अमेरिका के। इस काउंसिल के हर मेंबर को एक वोट देने का हक होता है, मगर मुस्तकिल मेंबरानों की हतमी वोट होता है। इन मेंबरानों को वीटो का हक दिया। वीटो का मतलब क्या साहब? ना इत्तफाकी, ना मंजूरी। हिंदुस्तान सलामती काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर की दौड़ में शामिल है, लेकिन देना तो जो ना लाएगा, यूरोप वाले देना तो हम ना। आलमी मसाइल को हल करने के लिए सलामती की हर मुमकिन कोशिश जारी है। ये कोशिश कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़े तो अक़वाम मुत्तहिदा अमन और हिफाजत के लिए फौजी दस्ता, ये क्या कहते हो, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स भी तश्कील कर सकती है। नेटो है तो अभी इनका चाहे वो। ये काउंसिल बैनुल अक़वामी अदालत वो इंसाफ के जूं को, सॉरी जजों का आने करता है, जूं को तुम्हें बाद में निक्का को, जूं को मुंतखब करने के लिए जनरल सेक्रेटरी को हिदायत भी देती है। देखो, इंटरनेशनल जज को भी इनोच मुंतखब करती हैं। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजा मुअत्तड़, हिंदुस्तानियों पर बरतानवी या अंग्रेजी तालीम के असरात की वजाहत करें। बहुत अच्छा करे, देखो तालीम देखो, नहीं कि तो हमें अभी भी आज़ाद नहीं होते थे, अभी भी धोतिया पहले को फिरते रहते थे। फर्स्ट, हिंदुस्तानियों में जदीदियत, सेक्युलरिज्म, जमहूरियत के साथ साथ कौमियत का जज्बा भी फरोग देना मुमकिन साबित हुआ। आज़ादी के करीब एक दिन पहले 1100 से भी ज़्यादा देसी रजवाड़े थे। देश कहाँ मुकम्मल था, अच्छा हो इनो आको बराबर हमने सब मिलाए नो। नेक्स्ट, मकामी ज़बानों अदबी तख्लियात को भी फ़रोग मिला। देखो यहाँ पर मकामी ज़बानों में हमारे जो अदबी तख्लियात है इनका दायरा वसी हुआ। इससे आम आदमियों में यकसा गौर फिक्र का मुजाहिरा हुआ। बाद में रिसाले मंजर आम पर आने लगे, मैगजीन्स आने लगे। हम लोग इन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों और कामकाज का जायजा लिया, जिसके नतीजे में आने का था। देखो नतीजे का जे कहाँ गए, देखो हाँ, अंग्रेजी सरकार की गलत पॉलिसियों का तजिया करते हुए हिंदुस्तानियों में अंग्रेजी नज्म व नस्क के मुतल्लक अपनी तनकीदी गौर फिक्र करने का जज्बा भी उभरा। हमें यहाँ हमारे यहाँ राजा को, महाराजा को, नवाबा को क्या भी नहीं बोल सकते थे, वाह बोले तो अंदर बाहर जाते नहीं, इतना भी हम छोड़ा। लेकिन उस वक्त में हमें खुद तो पता चला कि यार नज्म नस्क क्या होते हैं, तनकीदी क्या होती है चीज। नेक्स्ट, जदीद समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकें जन्म लेने लगी। बाद में समाजी और मजहबी यानी फरसूदियत, जो हजारों सालों से जो ज़ईफ़ुल एतकादात चलाए रहते हैं उसके खिलाफ तहरीकें जन्म लेने। और उसके बाद में रूसो, मॉन्टेस्को वगैरह जैसे मुफक्किरीन के ख्यालात ने हिंदुस्तानी तालीम याफ्ता लोगों को गौर व फिक्र और हालात में एक जिद्दत पसंदी तरगीब दिलाई। तो ये बड़े बड़े जितने भी लोग थे, जीएस मिल, रूसो, मॉन्टेस्को,
ये खुसूसन ये रशिया के हैं, ये मुफक्किर हैं, इनके जो ख्यालात हैं उसमें हम ना जिद्दत पसंदी, आज़ादी, ये सारी चीज़ों से हम ना रोशनास करवाया। छठा, दुनिया भर में होने वाली आज़ादी की जद्दोजहद में इनकलाबी तहरीकात का असर हिंदुस्तानियों पर भी होने लगा। तो क्यों बोले तो वहाँ के न्यूज़ हमना भी आने लगे, तो जी हाँ अंग्रेज़ी में। हिंदुस्तानियों को अपने तहजीब व तमद्दुन से वाकफियत मिली। तो उसके बाद में खुद अंग्रेज़ क्या अगर बोले तो हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में खुदाई कर को उनकी अजमत को, उस वक्त के अदब को, सारी चीज़ें उन्होंने जो बोल दिया हमना, तो उससे क्या हुआ, हमारी तहजीब पर हमना भी वाकफियत हुई और फ़ख्र पैदा होने लगा। इस तरह हिंदुस्तान में जारी की गई तालीमी निज़ाम का कदम एक मस्बत गौर व फिक्र के साथ साथ जदीद और अक्लमंदी जहनों को पैदा करना। तालीम हासिल करेंगे तो यही होने वाला, मस्बत होगा, गौर व फिक्र होगा, जदीदियत आएगी और अक्लमंद जहन पैदा होंगे। नहीं तो है तो हत रुपा लिपक, ग्यारेज, मिस्त्रियाँ, गौंडियाँ, उसी में से। या हिंदुस्तानियों की पहली जंग आज़ादी के असरात नतीजे की वजाहत कीजिए। तो अब आपको हमारे जो नतीजा क्या हुआ वो लिखना। पहली जंग आज़ादी तो लड़े हमारे हजरत सब जने मिला को, अब क्या हो सकता है इसको देखिए। सबसे पहले आज़ादी की इस जद्दोजहद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नस्क को ठप कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई थी, इसलिए सारे नज्म नस्क इंग्लिस्तान की मलिका को मुंतकल कर दिया। अब वो क्या है तो क्वीन हमना क्या है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इंतजामी जिम्मेदारियां बरतानवी पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ इंडियन ऑफिसर्स के हवाले की गई। 1858 में मलिका इंग्लिस्तान ने जो ऐलान किया, इसको ऐलान नामा या तो ऐलान को हिंदुस्तान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा को तो बड़ा कानून किंग जॉन के जरिए से 16वीं सदी में करार दिया जाता है। इसके मंदरजे निकात ये सब भी लिखना की तो 4 मार्च को है, बाद में तुम्हें अतच 5 लिखे तो उन्हें 4 मार्च देता नहीं, कम से कम उसे 10 पॉइंट होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देसी हुक्मरानों से जो माहिदे किए हुए थे वो बरकरार रखे गए। इलाकाई तोसी मंसूबे को तर्क किया गया। इन्हों पहुंच बढ़ते जा रहे थे ना जिन्हों हिंदुस्तान के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत फराहम किया जाना भी करार पाया। कानून के तहत हुकूमत मसावत पर कारबंद रहेगी। हुकूमत मजहबी मामलात में दखल अंदोजी नहीं करेगी कि सती की रस्म, वो अंधे अकायद रसूमात तो सब बंद कर रहे थे ना जिन्हों। अब आखिर का जो हमारा है वो 38 का एड्रेस ने सो क्वेश्चन, तुम्हें एड्रेस डालना बाबा नो 38 लिखिए करके तो एड्रेस। और शायद ऐसा लग रहा है कि नक्शा उन्होंने देते हैं, तुम्हें क्या करना तो सिर्फ निशानदही करना। वो भी कोई 5 निशान 7 देर था उसमें 5 करेगा तो तुम ना मास मिलते। यहाँ पर देखो 82.5 इसका एकदम फेवरेट हो। 82.5 लास्ट टाइम में भी आया था, इसका मतलब 23.5 है, नहीं तो 82.5 ये तो आने वाला। मशरिकी तुरे बलद ये जरूर आएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो इंदिरा पॉइंट का और कन्याकुमारी 2 पूछा। इंदिरा पॉइंट भी पूछा, कन्याकुमारी भी पूछा यहाँ पर। और उसके बाद में नेक्स्ट है भाकर नंगल, भाकरा और नंगल ये डैम है। नेक्स्ट है हमारे शुमाली मगरबी पड़ोसी मुल्क। तो हमारे पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं उसमें लिखना। यहाँ दोनों है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। तुम्हें उसके बॉर्डर करे तो भी चलता है, या तो खाका टाइप करके वहां पर लिखे तो भी चल जाता है। हिंदुस्तान की चाय की बंदरगाह, वहां देखो लास्ट टाइम में कदीम बंदरगाह दिया था, अभी चाय की बंदरगाह दिया है कोलकाता। अब हो सकता है फिर दूसरा पूछ ले, बाबू दाखला पूछ ले, फिर मलिका पूछ ले। तो इस तरह से वो उसके क्या क्या उसके निक नेम्स हैं वो देख लेने का हमें। तो इस तरह से ये हमारा सेट 2 का भी हिस्सा 2 खत्म होता है। कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह और भी इस पासिंग पैकेज के ताल्लुक से जितने भी जो इम्पोर्टेंट हैं सारी चीज़ें अब मैं नेक्स्ट घर में पूछ को हूँ बोले को तो बना को डालता हूँ।